आइए आज जो हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज के क्लास में, तो आज के क्लास का हम लोगों का जो विषय वस्तु है वह है 2025-26 में जो भारत सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है उस बजट के पहले कंपोनेंट को हम लोग समझेंगे। क्योंकि बजट को समझने के लिए पहले जरूरी है कि आप उसके कंपोनेंट्स को समझें। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे बजट, बजट के पहले हमारा वर्ड जुड़ गया है कंपोनेंट्स, हिंदी में उसको घटक कहा जाता है। ये घटक होता क्या है? घटक का मतलब हो जाता है उसके पार्ट। तो हमारे जो 2025-26 के जो बजट हैं या कोई भी बजट किसी भी राज्य, किसी भी सरकार, किसी भी देश की बनती है, उसमें दो चीज ही होती है, उसके दो मुख्य पार्ट होते हैं। फिर उस पार्ट्स के भी पार्ट हम लोग बातें करेंगे, लेकिन दो मुख्य पार्ट जो होते हैं वो दो मुख्य पार्ट क्या होते हैं? एक होती है सार्वजनिक आय या उसको सार्वजनिक प्राप्तियां भी कहा जाता है। ये सार्वजनिक आय इंग्लिश में जिसको पब्लिक रिसिप्ट्स कहा जाता है, ये क्या होती है हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसका अपोजिट एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक व्यय, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसको कहा जाता है। अब देखिए दोनों में होता क्या है। पब्लिक नाम से यहाँ पता है, सार्वजनिक का मतलब हो गया जो सारे लोगों का होता है, यानी पब्लिक। तो पब्लिक तो चिल्लाते रहते हैं। तो ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक वाली जो बात है, मतलब प्राप्ति कहां से करनी है गवर्नमेंट को? तो पब्लिक से करनी है। तो पब्लिक से कैसे प्राप्त करेगी? तो वह टैक्स वगैरह से प्राप्त करेगी या उसको बिजनेस दे करके प्राप्त करेगी। तो जो प्राप्ति गवर्नमेंट को पब्लिक से होती है, यानी जो आय प्राप्ति यानी कि आय की बात हम लोग कर रहे हैं, जो आय सरकार को पब्लिक से प्राप्त होती है उसी आय को पब्लिक रिसिप्ट्स या सार्वजनिक आय या सार्वजनिक प्राप्ति कही जाती है। एकदम समझ में जिसको भी नहीं आता होगा, देखिए आराम से थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट कीजिए, नहीं समझ में आए हो ही नहीं सकता। ये मेरे क्लास की पॉजिटिव विशेषताएं होती है। हम लोग नौटंकी करके आपको नहीं बता रहे हैं, बतकट्टी बिना मतलब की बातें बत के आपको नहीं बता रहे। हम विषय वस्तु को उस तरीके से समझा रहे हैं जिस तरीके से एक स्टूडेंट को एक टीचर को समझाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ मतलब आय कहां से आया? तो पब्लिक के पास से सरकार के को जो प्राप्त हुआ वह हमारा हो गया सार्वजनिक आय। अब देखिए सार्वजनिक आय जो सरकार प्राप्त करेगी तो वह उसको फिर व्यय भी करना है, क्योंकि सड़क बनाना है या जितने उसके एम्प्लॉयज हैं उन सब पर खर्च भी करना है। तो वह जो व्यय करती है उसी को कहा जाता है सार्वजनिक व्यय या पब्लिक इंग्लिश में एक्सपेंडिचर वर्ड उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात है कि ये सार्वजनिक प्राप्ति जो सरकार की है ये 2025-26 में कितनी प्राप्ति है। अब यहाँ देखेंगे 2025-26 में जो भारत सरकार को बजट सरकार ने बनाई है उसमें उसने टारगेट किया है। अब ये देखिए अनुमान किया गया है। जब भी आप बजट देखेंगे तो वहां पर देखेंगे अनुमानित होगा, फिर एक पूर्वानुमानित होता है, मैंने पहले से प्री एस्टिमेट किया गया, इंग्लिश में प्री एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड, और एक होता है संशोधित होता है, तो रिवाइज जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये जो बजट अभी हम लोग बातें कर रहे हैं ये प्री एस्टिमेटेड बजट है ना। अभी एस्टिमेट किया गया है कि हम लोग इस तरह से ये खर्च करेंगे। अब खर्च होने के बाद तब उसका फाइनल डाटा जो होता है रिवाइज हुआ चाहे वगैरह वगैरह करके आता है, तो फाइनल डाटा बाद में आता है किसी भी चीज के, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए भारत सरकार ने ये अनुमान किया है इस बार कि वह 50,65,345 करोड़ रुपए का वो क्या करेगी? प्राप्ति करेगी। विभिन्न स्रोतों से वह अपने इनकम के लिए इकट्ठा करेगी, आय के रूप में इकट्ठा करेगी। तो फिर खर्च कितना करेगी? तो उसने व्यय करने के जो प्लान किया है वो 50,65,345 करोड़ रुपया व्यय करने की उसने प्रावधान किया है, प्रोसीडर्स किया है। ये एक्सपेंस भी उसको उसी अनुसार से करना, मतलब जितना प्राप्त कर रही है गवर्नमेंट ने कहा कि मैं उतना ही खर्च भी कर दूंगा, यानी इसमें कोई बचत नहीं करना है। इस पर भी मैं आगे बातें करूंगा जब मैं बजट के और प्रकार के रूप में मैं आपको बताऊंगा। जैसे बजट के प्रकार कितने तरह के होते हैं उसको हमने बताया है, लेकिन ये बजट का घाटे का बजट का अभी कबल इसके बाद जो टॉपिक बताऊंगा उसमें फिर बताऊंगा ये बैलेंस्ड में है, यानी कि ना घाटे में है ना मुनाफे में है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे कैसे इसका आगे क्या प्रारूप होता है। तो देखिए यहाँ जो सरकार ने कहा कि हमको 50,65,345 करोड़ रुपया हमको पब्लिक से प्राप्त करना है, तो उसने कहा उतना ही हमको खर्च भी कर देना है। तो खर्च कहाँ कहाँ करेगी उस पर बातें करेंगे, फिर प्राप्ति कहाँ कहाँ से करेगी इसका पहले हम लोग शॉर्ट चीज जानते हैं, मेनली जो इसका थीम है उसको जानते हैं, फिर इसका विस्तृत प्रारूप हम लोग देखेंगे। अब देखिए
गवर्नमेंट को प्राप्ति जो ये करना है ये राजस्व से, सबसे पहले राजस्व से, और राजस्व से कितना प्राप्त करने का सरकार ने फोकस किया है, तो 34,20,409 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि हम जो है सो राजस्व से प्राप्त करेंगे। और फिर उसने फोकस किया है कि पूंजीगत प्राप्तियां जो उसकी होगी ये 16,44,936 करोड़ रुपया होगी। अब आपके पास प्रश्न आता है कि ये राजस्व आय क्या होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है ये क्या होता है। ऐसे इसका हम एक डिफिनीशन सिंपली देते हैं। रिवेन्यू डिफिसिट जो होता है इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट पर कोई भी जो है इस पर नो लायबिलिटीज होता है, मतलब कोई सरकार का जो है देनदारी में अगर वृद्धि नहीं होती है तो वो प्राप्ति जो है राजस्व प्राप्ति कहलाती है। अब देनदारी का मतलब क्या हुआ, जैसे आप किसी से पैसा लेंगे तो उसको देना है, तो आपके ऊपर देनदारी बढ़ गई, लायबिलिटीज उसको कहा जाता है, इंग्लिश में उसके लिए हम लोग वर्ड लायबिलिटीज प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो है गवर्नमेंट का जो यह राजस्व आय है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, ये ऐसा स्रोत है जिसके लिए सरकार पर कोई लायबिलिटीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, तो ये जो गवर्नमेंट प्राप्त करती है ये टैक्स के रूप में प्राप्त करती है। ये टैक्स कितने तरह का होता है, मैं पीछे बता चुका हूं कि एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम टैक्स बातें हमने कहा कि डायरेक्ट आपकी कमाई में से ले लिया, सरकार ने हिस्सा ले लिया, कहा कि कमाए हो इसमें से इतना हमको दे दो, तो ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल्स हो जाता है। उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी सब लोग जानते हैं, तो जब सामान आप खरीदते हैं उस पर टैक्स गवर्नमेंट लगा करके आपसे ले लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो ये जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट प्राप्ति कर रही है इस पर गवर्नमेंट की लायबिलिटीज नहीं बढ़ती है, इस पर सरकार का जो है वह देनदारी गवर्नमेंट की नहीं बढ़ती है। यही जो है ये हमारा राजस्व आय रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाता है। यहाँ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि वह कौन सी आय है जिससे सरकार की देनदारियों में वृद्धि नहीं होती है, तो आपका आंसर होता है राजस्व प्राप्ति, राजस्व आय, ये होता है जिससे गवर्नमेंट के देनदारी में वृद्धि नहीं होती है। अब देखिए दूसरा जो है गवर्नमेंट का ये पूंजीगत आय है, कैपिटल रिसिप्ट जिसके लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सरकार ने फोकस किया है कि उसको 16,44,936 करोड़ रुपया की इसको प्राप्ति होगी। जब भी आप बजट देखेंगे तो अब ये चीजें समझ में आने लगेंगी आपको, जो वहां पर बनाई जाती है बजट का प्रारूप, तो आपको समझ में आने लगना चाहिए जब इन चीजों को आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। तो 16,44,936 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट का है, ये जो गवर्नमेंट को प्राप्त हो रही है ये उसको पूंजीगत रिसिप्ट्स के रूप में प्राप्त होती है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि 1% जो प्राप्ति होगी उसको वो पूंजीगत प्राप्ति से, पूंजीगत प्राप्ति पे फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लेकिन एक और इसमें है, इस पूंजीगत प्राप्ति में 9% जो उसको प्राप्ति हो रही है वह गैर कर आय जिसको नॉन टैक्स रिवेन्यूज कहा जाता है, नॉन टैक्स रिवेन्यूज, ये भी आपको समझ में नहीं आती होगी। मैं इन दोनों चीजों को समझाता हूं, पहले पूंजीगत पे थोड़ा सा एक बार और फोकस करते हैं हम लोग। जैसे पूंजीगत प्राप्तियों का एक पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया कि पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में सिंपल एक वर्ड यूज किया गया। तो पूंजीगत प्राप्ति में होगा क्या, जैसे विनिवेश एक वर्ड यूज होता है, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। ये डिसइन्वेस्टमेंट की जो बातें कही जाती है इसका मतलब हुआ कि सरकार अपनी सरकारी प्रॉपर्टी को बेच देना। जैसे कोई बच्चा अगर नालायक हो गया तो माँ बाप का जमीन बेच करके खाता है, तो वैसे ही जब गवर्नमेंट जो है अगर सरकार की अपनी प्रॉपर्टी को, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, भारत सरकार ने क्या किया, एयर इंडिया, एयर इंडिया से सब लोग परिचित हैं। एयर इंडिया क्या है, तो भारत सरकार की जो है एरोप्लेन्स थे जिसको भारत सरकार ने टाटा से बेच दिया। तो टाटा से उसको भारत सरकार की प्रॉपर्टी थी, वो पहले कैसे खरीदा गया वो मतलब नहीं था। पहले सरकार जो थी वो क्या करती थी, दूसरे संपत्तियों को मतलब विदेशी संपत्तियों को खरीद कर भारतीय बना लेती थी, मतलब उसका राष्ट्रीयकरण करना उसको कहा जाता था। तो अब जो है सरकार निजीकरण की तरफ फोकस की हुई है। तो ये निजीकरण जो होता है, निजीकरण में अगर गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी, सरकार की संपत्ति, सरकारी संपत्ति को वो बेचती है निजी लोगों के हाथों में, तो यह क्रिया जो है डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसके लिए वर्ड प्रयोग किया जाता है विनिवेश, वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट।
है ना। एकदम घबराई नहीं, कितनी आसान चीज है, समझते जाइए सब समझ में आने लगेगा। बहुत आसान इकोनॉमिक्स होता है, बस समझने की आपको थोड़ा सा विषय पर ध्यान देने की बस जरूरत है। अब डिस इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब गवर्नमेंट अगर अपनी सरकारी संपत्ति को बेच रही है तो वह क्रिया डिस इन्वेस्टमेंट, या हिंदी में उसको विनिवेश कहते हैं। तो एक इनकम सरकार का हो सकता है, डिस इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। गवर्नमेंट हर साल प्लान करती है कि हम इतना जो है, अभी वर्तमान सरकार कि हम इतना बेच देंगे, है ना, इतना बेच करके हम लोग इकट्ठा करेंगे। दूसरा क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार एक दूसरा काम करती है, वो अपना इंडस्ट्री लगाएगी, या इंडस्ट्री लगाएगी या सड़क भी बनाएगी। तो अगर इंडस्ट्री लगाती है, सड़क बनाती है, तो उसमें क्या होता है, उससे वो कलेक्शन करती है, वहां से वो इनकम प्राप्त करती है। जैसे टोल बूथ लगा देगी, अगर इंडस्ट्रीज लगाई तो उससे इनकम होगा। जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो अगर सेल की बात करते हैं, तो सेल जो है भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है। अब स्टील इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, तो ये स्टील इंडिया लिमिटेड जो है ये भारत सरकार की एक कंपनी है, और उस स्टील इंडिया लिमिटेड से यानी सेल से जो भारत सरकार को जो इनकम होगा वह इनकम गैर कर आय कहलाएगा। मतलब वो गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में नहीं लिया है, उसकी अपनी कंपनी है जिससे उसने रिवेन्यू प्राप्त किया है। एक और एग्जांपल सिंपल लेते हैं, दूरदर्शन। पहले तो आप देखे होंगे, अभी भी दूरदर्शन है ही, बस आपको अब देखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कौन दूरदर्शन देखता है, अब जमाना नहीं रह गया है। तो अब और एग्जांपल ट्रेन की अगर मैं बात करता हूँ, रेलवे की बात करता हूँ, तो रेलवे पूर्ण रूप में भारत सरकार की संपत्ति है। अब रेलवे से जो इनकम होगा वह आपका गैर कर आय में कहलाता है, ये नॉन टैक्स रिवेन्यूज में होता है। पूंजीगत प्राप्तियां में एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर भारत सरकार जो है वह क्या करती है, ऋण देती है, अपने राज्यों को ऋण देती है, लोन देती है, तो अब उस लोन से वह इंटरेस्ट भी प्राप्त करती है और फिर अपना पैसा बैक भी लेती है। तो ये जो प्राप्ति होता है ये पूंजीगत प्राप्ति में जाता है। और भी हम लोग एग्जांपल पूंजीगत प्राप्ति का ले सकते हैं। अगर मान लीजिए सरकार जो है किसी देश से कर्ज लेती है, अब वो किसी देश ने किसी संस्था से, मान लीजिए एडीबी से कर्ज ले, वर्ल्ड बैंक से ले, ऐसे किसी भी संस्था से अगर वो कर्ज लेती है, तो वह जो कर्ज होता है वो भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में से आता है, पूंजी प्राप्तियों के लिस्ट में आते हैं। क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत सरकार किसी, ये अपर लेवल का क्वेश्चन है, सामान्य नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको कि अगर भारत सरकार किसी संस्था से, विदेशी संस्था से या कहीं से भी, मार्केट से भी वो कर्ज ले सकती है, तो अगर वो कर्ज लेती है तो वह उसकी पूंजीगत प्राप्तियों में कैलकुलेट किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वो पूंजीगत प्राप्तियों में सामान्य प्राप्ति 1%, ये 1% और 9% में जो बता रहा हूं ये कुल बजट का है। टोटल बजट जो हमारा है उस कुल बजट का ये परफॉर्मेंस ये दिखाया जा रहा है। तो ये टोटल बजट का गवर्नमेंट जो है कैपिटल रिसिप्ट के रूप में 16,44,936 करोड़ रुपए की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने। अब आइए एक्सपेंस की बात हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अब राजस्व को प्राप्त करने के लिए सरकार को खर्च भी करना पड़ता है। वो खर्च कहाँ करती है, वो अपने एम्प्लॉयज पे खर्च करती है। भारत सरकार जो है वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके पीछे उसको खर्च करना पड़ता है, उनके फैसिलिटीज से लेकर के उनके जॉब है, जॉब की सैलरीज देनी पड़ती है, पेंशन देना पड़ता है। ये सब जितने भी एक्सपेंसेज हैं, इन सभी एक्सपेंसेस को हम लोग राजस्व व्यय यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में जानते हैं। तो भारत सरकार ने फोकस किया है कि वह 39,44,255 करोड़ रुपीस यानी 39,44,255 करोड़ रुपया जो है वो कहाँ खर्च करेगी, तो राजस्व व्यय पर वो खर्च करेगी। और उसी तरह वो पूंजीगत व्यय यानी कि जब तक सरकार जो है सड़क नहीं बनवाएगी तब तक फिर उसको इनकम कहाँ से आएगा। वो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी या रेलवे में जहां भी वो नई ट्रेन चलाएगी, चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी, तभी तो उससे उसको प्राप्ति होगा। तो उस पे जो खर्च करेगी वो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका एक जगह से सिमिलर डाटा नहीं रहता है, इसीलिए मैं इसका डाटा यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। ये अलग अलग पार्ट्स में इसका डाटा अवेलेबल होता है। ये चीजें मैंने आपको बताया, पहले कंपोनेंट्स ऑफ बजट की बात कहा। अब एक और चीज यहाँ आपको बता दें हम कि ये पूंजीगत व्यय जो होता है ना, ये या पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इसके बारे में एक चीज और आपको जानने की जरूरत है जो यहां भी मैं बता दूं कि पूंजीगत आय से भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय नहीं, आय में हम लोग समझ लेते हैं। पूंजीगत
आय यानी कैपिटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट को तभी प्राप्त होगी जब उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन्वेस्टमेंट होने का मतलब हुआ कि ये जैसे आता है या वो कर्ज लेती है, तो अगर कर्ज ले रही है तो भी उसकी लायबिलिटीज बढ़ती है, उस पर देनदारी बढ़ती है, या वो अगर कहीं इन्वेस्ट की है तो फिर उसको रिटर्निंग्स का चांस बनता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने अभी जस्ट बताया कि किस प्राप्ति से सरकार के देनदारियों में वृद्धि नहीं होती है, तो उसका आंसर है लायबिलिटीज, राजस्व आय, रिवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन सरकार के देनदारियों में, सरकार की देनदारी मतलब लायबिलिटीज में वृद्धि तब होती है जब वो क्या करता है, पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वो कर्ज ले लेती है। ये होता है, इस केस में उसकी देनदारी बढ़ती है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जो बजट की बातें हम लोगों ने कहा, तो यहाँ देखना हम लोगों को जरूरी है कि भारत सरकार को ये जो बातें हम लोगों ने बताया, इसमें आय और व्यय को हम लोग वर्तमान में 2025-26 के रिस्पेक्ट में कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे। तो भारत सरकार ने जो बनाया है 2025-26 का बजट, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि उसको जो क्षेत्रवार कहाँ कहाँ से पैसा लाना है और कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा अभी जो कलेक्शन है वो इनकम टैक्स से कलेक्ट हो रही है 22%। गवर्नमेंट के कुल बजट का जो टोटल बजट अभी हम लोगों ने बताया है कि 50 लाख और 65,000 करोड़ का लगभग जो बजट गवर्नमेंट ने बनाया है, इसका 22% ये एक्चुअल वहां पर जो बजट हमारी बनती है, आज भी हम लोग ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते हैं और यहाँ पर पैसे में दिया जाता है, पैसे लिखा जाता है, परसेंटेज नहीं लिखा जाता है। मैं आपको परसेंटेज बना करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। वहां लिखा हुआ होगा पैसे, पैसे का मतलब भी आपको मैं समझाता हूं क्यों पैसे लिखा जाता है। जैसे गवर्नमेंट जो है, आप 100% परसेंटेज पढ़ते हैं, तो परसेंटेज जो आप पढ़ते हैं तो वहां आप देखते होंगे कि 100% का मतलब होता है 100%, 100% का मतलब 100, और 1 रुपया इज इक्वल टू होता है 100 पैसा। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां 100 पैसे के बराबर 15 पैसा, तो 15 पैसे का मतलब हो गया है कि हम लोग 15% की 15% की बात कर रहे हैं। उसी तरह इनकम टैक्स पर जैसे हम लोगों ने वहां लिखा हुआ होगा बजट में 22 पैसे, इसका मतलब हुआ कि 22%, क्योंकि पैसे की बात हमने बताया 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो उसी तरह से ये टोटल एक्सपेंस का हिसाब किताब, टोटल हमारा 1 रुपीज के बराबर क्या है, गवर्नमेंट का बजट जो हो गया ये इक्वल टू हम लोगों ने इसको 1 रुपीज मान लिया, मतलब एक फॉर्मेट पूरा मान लिया मैथमेटिकल टर्म्स के रूप में। अब उसका 22 पैसा खर्च करना मतलब 22%, सॉरी इनकम आना, ये 22% इनकम जो गवर्नमेंट को आती है, ये आती है आपको कहाँ, इनकम टैक्स से। भले इसका दायरा कम था, और ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा करता है कि भारत सरकार को सबसे ज्यादा इनकम कहां से आती है। अगर क्वेश्चन करेंट के बेसिस में तैयार किया गया होगा तो आपका आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स, ओल्ड क्वेश्चन होगा तो वहां पर आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स, जो अब चेंज हो चुका है। दूसरी, गवर्नमेंट को जीएसटी से प्राप्ति होती है 18% जो जीएसटी से प्राप्ति होती है। तीसरा है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो बातें मैंने पीछे पढ़ा चुका हूं मैं इनकम टैक्सेज में। तो यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब हो गया कि वैसा जो जितनी बड़ी कंपनियां हैं, कंपनियों से जो सरकार लेती है वो टैक्स हो गया, तो ये 17% हो गया। सीमा शुल्क यानी जो भी गवर्नमेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो केस होता है वहां से जो प्राप्ति होती है सीमा शुल्क से मात्र 4% प्राप्त होती है। उसी तरह केंद्रीय उत्पाद शुल्क से उसको 5% प्राप्त होती है। पूंजीगत प्राप्तियां जो ही मैंने बताया पूरे बजट का 1% पूंजीगत प्राप्तियां, और गैर कर राजस्व जो है उससे जो है गवर्नमेंट को 9% प्राप्ति हुई है। और उधार, अब देखिए ये पूरी बजट जो है यहाँ पर फोकस सरकार ने किया है 50,65,000 करोड़ रुपए का, इसमें से गवर्नमेंट को 24% जो है ये क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, यानी कि लोन के रूप में इसको लेना पड़ेगा, या इसको आप वर्ड यूज कर सकते हैं क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एज ए क्रेडिट जो है गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा उधार, बाकी बकाया साख जो कहिए आप उसको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। ये दो तरह से होता है, मैं सिंपली यहाँ बता देता हूँ। एक आंतरिक ऋण होता है जो अपने देशों से लिया जाता है, इंटरनल लोन्स, डेप्थ इसको लिए वर्ड यूज करते हैं, एक्चुअल लोन नहीं, इसको एक्चुअल वर्ड यहाँ पर डेप्थ यूज किया जाता है। तो अगर एक सरकार जो है इंटरनल लोन लेगी, इंटरनल डेप्थ लेगी, और एक एक्सटर्नल दूसरे देशों से या दूसरी संस्थाओं से लेती है, एक्सटर्नल हो गया है।
अब वही बड़ी चीजें हैं जो आगे जरूरत पड़े अनुसार से बताया जाएगा। अब देखिए इन चीजों का मतलब यहाँ एक चीज क्लियर है कि सरकार जो बजट बनाई है, ये बजट गवर्नमेंट का घाटे का बजट है, क्योंकि 24% सरकार को पता नहीं है कि सरकार को पैसा कहां से आएगा, इसलिए उसे 24% क्या होता है, कर्ज लेना पड़ता है। फिर इस पे मैं आगे चर्चा करने वाला हूं अगले टर्म्स पे, इसलिए ध्यान रखना है। अब देखिए राज्यों का हिस्सा, अब व्यय एक्सपेंस की बात जो करने जा रहे हैं, सार्वजनिक व्यय, तो उसमें राज्यों का जो हिस्सेदारी है वो 22% है। जो भी राज्य है, सभी राज्यों से उसको कलेक्शन करना पड़ता है, फिर सभी राज्यों में एक्सपेंस खर्च भी तो करना पड़ेगा, नहीं खर्च कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। तो गवर्नमेंट राज्यों का हिस्सा जो है वो 22% दे देती है। मान लीजिए रेलवे आपके यहाँ से भी चलती है, प्लेन आपके यहाँ से भी उड़ती है, आपके राज्य से भी उड़ती है, और सरकार वहां से कलेक्शन करती है, पोस्ट ऑफिस आपके यहाँ भी है, तो वो जो कलेक्शन सरकार ने किया तो जीएसटी आपके यहाँ से भी कलेक्ट हुआ, तो फिर आपकी हिस्सेदारी राज्य की तो होती है ना। तो वह हिस्सेदारी सभी राज्यों का मिलाकर के 22% कुल बजट का जो हमारा है, जो गवर्नमेंट ने 50,65,000 का बजट बनाया है, ये उसमें से 22% दे देना होता है किसको, राज्यों के हिस्सेदारी के रूप में। अब ब्याज भुगतान की बात मैं करने जा रहा हूं। ब्याज भुगतान सरकार का जो है 20% अमाउंट जो है ब्याज भुगतान पे चला जाता है, और इसका अमाउंट भी मैं आगे बताऊंगा जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक्स पे। अब देखिए यहां जो है फिर पेंशन पर गवर्नमेंट ने 4% अपने कुल बजट का 4% खर्च करने का प्लान किया है सरकार ने आपको पेंशन पर। फिर जो है डिफेंस पर 8% खर्च करने का प्लान किया गया है। ये पहले 10% था, घटकर अब 8% हो गया। तो आपको लग रहा होगा सरकार तो डिफेंस पर खर्च घटा दी, नहीं, खर्च नहीं घटाई है, परसेंटेज घटा है। इसका कारण क्या है कि पहले जब हमारी भारत सरकार आई थी 2014 में, तो उस वक्त हमारा बजट मात्र 17 लाख करोड़ रुपए का था, और ये 17 लाख करोड़ रुपया बढ़कर पहुंच गए 50 लाख करोड़ रुपया। आप सोचिए जो परसेंटेज वैल्यू है ये 8% भी, अब वो 17 लाख का 10% था, तो मात्र जो है सो 1,70,000 करोड़ रुपया होता था, और अब 8% का मतलब हो गया 50 लाख का 8%। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, ये बढ़कर के जो है सीधे जो है आपको लगभग 8×5=40, मतलब 4 लाख करोड़ रुपया हो गया। मैंने पहले के बजट से बहुत ज्यादा हो गया है, लगभग 2.5 गुना के आसपास नियर अबाउट ये हमारा हो गया है। उसी तरह सब्सिडी में भी सेम है, 6% सब्सिडी पर हमारा खर्च है। कुछ लोग चर्चाएं करते होंगे कि सरकार सब्सिडीज घटा नहीं रही है। अब 17 लाख पे उसको देना पड़ता था तो सब्सिडी उस पर ज्यादा था, 10-11% था, और अब जो है ये 6% में सोच लीजिए कितना हो गया। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर 10% भी था तो वही सेम है जो डिफेंस वाली बात मैंने बताया, 1,70,000 करोड़, और यहाँ पर अब 6% भी है तो आपको सोच लीजिए कितना होगा, 56-30, मतलब 3 लाख करोड़ रुपया होगा। ठीक है, 2 गुना आपका सब्सिडीज बढ़ गया है। तो ये जो अब सब्सिडीज फिर देती कहाँ है, जैसे खाद्य पदार्थ पर देती है, यूरिया पर देती है, रसोई गैस वगैरह देती है, एक्सेट्रा, ऐसे ही चीजों पर सरकार देती है। इसके बाद आपके पास प्रश्न उठता है वित्त आयोग पर गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। तो वित्त आयोग पर जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, वित्त आयोग का मतलब हुआ कि वित्त आयोग जो है विभिन्न प्रकार के अनुशंसाएं करता है राज्यों को देने के लिए, अदर सेक्टर्स पे, अदर चीजों पर सरकार को खर्च करने के लिए, या अनुशंसा करती है अनुदान देने के लिए राज्यों को। वो सब जितने ही प्रकार के वित्त आयोग की अनुशंसा है उस पर गवर्नमेंट का 8% खर्च हो जाता है। अब जैसे बिहार सरकार के बारे में कहा जाता है, बिहार सरकार कहती है कि मुझे एक बार मांगी डिमांड की कि मुझे 20,000 करोड़ दीजिए, है ना, जो अनुदान के रूप में देना है, अनुदान के रूप में देना है। तो अब लेकिन गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट पूरी रूप में नहीं करता है, उसको कम करती है। तो उसको जो लगा तो सब उस वक्त जो है गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है 4,000 करोड़ रुपया ले लीजिए, 4,000 करोड़ रुपया उसने दिया, और जैसे 16,000 करोड़ का शायद उन्हें एक्सेप्ट किया था, तो पार्ट बाय पार्ट उसको देने के लिए उसने एक्सेप्ट किया। तो ये चीज जो है वित्त आयोग की अनुशंसा की बातें होती हैं। इसके बाद एक केंद्रीय योजना, जैसे 2 तरह का योजना होता है, एक केंद्र की अपनी योजना है और एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना की बात जैसे हम लोग करते हैं तो वह योजना जो सरकार, केंद्र सरकार एक है जो खुद अपनी योजना बनाती है, और एक है राज्यों के साथ मिलकर के योजना बनाती है। तो जो राज्यों के साथ मिलकर के योजना बनाती है जिसपे केंद्र सरकार अपना इन्वेस्टर्स मतलब शेयरर होती है, 50% शेयर हो सकता है। अगर कोई स्टेट्स विशेष राज्य वाला है तो वहाँ 80% हो सकता है, 75% हो सकता है। वो डिसीजंस बनाया गया है वित्त आयोग के तहत कि कितना किसको दिया जाएगा। तो उस पे यानी केंद्र के द्वारा प्रायोजित, मतलब केंद्र उसमें हिस्सेदार है, वो 8% उस पर खर्च चला जाता है, और जो सिर्फ केंद्र सरकार की डायरेक्ट है उस पे जो है 16% गवर्नमेंट का खर्च हो जाता है। ये हम लोग देखें कि भारत सरकार का जो बजट हमारी है उस पे कहां से उसको पैसा आता है और कहां जाता है। ये आने वाला था, सॉरी ये जाने वाला था और ये आने वाला था। अब देखिए एक और चीज
जो मैंने अभी जस्ट चर्चा किया है कि जैसे डिफेंस पे खर्च कितना है ये हम लोगों को जानना है, तो ये अलग अलग सोर्स पे जो गवर्नमेंट का खर्च है इसको हम लोग अब एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस किस सेक्टर्स पे गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कितना रुपया, परसेंटेज वैल्यू हम लोगों ने देखा, अब उसको हम लोग जो है एग्जैक्ट वैल्यू में जाते हैं। तो टोटल बजट हमारी कितनी की है, तो 50,65,345 करोड़ रुपया की है। इसमें से सरकार को अब ब्याज पर जो खर्च हो रहा है ये 12,76,338 करोड़ रुपया ब्याज पर खर्च हो रहा है। यही ब्याज जो है परिवहन पर जो खर्च हो रहा है ये 5,48,649 करोड़ रुपया का खर्च जो है ये गवर्नमेंट का परिवहन पर, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो रहा है। इंटरेस्ट की बात हम लोगों ने पहले देख लिया, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को हम लोगों ने देखा। डिफेंस पर जो भी हम लोगों ने बताया है कि अभी जस्ट 8% जो हम लोगों ने बात किया था, तो 8% पर सरकार जो है ये 4,91,000 करोड़ रुपया सरकार का खर्च डिफेंस पर आ रही है, जो पहले मात्र 17-18 लाख 1,70,80,000 करोड़ रुपया के आसपास हुआ करती थी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये मत सोचिएगा कि अब गाड़ी चलवा रही है सरकार। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ जैसे सड़क निर्माण वगैरह जो हुआ उसके लिए जो सरकार जो खर्च कर रही है उसकी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सड़क बनवाने पर फोकस कर रही है। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि 5,48,649 करोड़ रुपया सरकार ने सड़क बनवाने का प्लान, माने परिवहन के लिए सड़क, नई सड़क बनवाने का या जो भी मरम्मत करने का होगा उस पर खर्च का प्लान की है। सब्सिडीज की बात मैंने किया था अभी जस्ट, देखिए सब्सिडीज 6% था जो 3,83,000 करोड़ रुपया यहाँ पर वो बन रही है। अब कैसे कैसे सब अलग अलग सेक्टर से सरकार का वो एस्टिमेट है। पेंशन है तो पेंशन पर गवर्नमेंट का टोटल खर्च का 2,76,618 करोड़ रुपया खर्च हो जा रहा है। ग्रामीण विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि वो 2,66,817 करोड़ रुपया खर्च करेगी। उसी तरह गृह एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है ना, जो मतलब गृह या संघ राज्य क्षेत्रों के सहित जो अन्य राज्यों पर उसका एक्सपेंस है, ये व्यक्तिगत एक्सपेंस उसका 2,33,221 करोड़ 11 करोड़ रुपया जाती है। कर प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था पर जो सरकार खर्च कर रही है किसके लिए, कर के लिए, टैक्स कलेक्शन वगैरह के लिए, तो उस पर जो है 1,86,632 करोड़ रुपया खर्च होता है। उसी तरह कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर 1,71,437 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो रहा है, एग्रीकल्चर पर हर चीज बढ़ रहा है। शिक्षा पर है तो 1,28,650 करोड़ रुपया खर्च है। स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर गवर्नमेंट का फोकस है कि 98,311 करोड़ रुपया खर्च है। शहरी विकास जो है उसके लिए जो है गवर्नमेंट का 96,777 करोड़ रुपया खर्च है। उसी तरह आईटी और दूरसंचार के लिए गवर्नमेंट का जो खर्च है वो 95,298 करोड़ रुपया का खर्च है। ऊर्जा पर जो गवर्नमेंट का खर्च है वो खर्च आपको 81,174 करोड़ रुपया खर्च है। वाणिज्य और उद्योग पर जो गवर्नमेंट का खर्च है ये खर्च आपको 65,553 करोड़ रुपया का खर्च है। वित्त वगैरह पर खर्च, वित्तीय खर्च जो है ये है 62,924 करोड़ रुपया खर्च है। एक आध और चीज होगा जिसके बारे में मैं चर्चा कर दूं। हाँ, इसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी फोकस किया है कि अब जैसे सामाजिक कल्याण है तो सामाजिक कल्याण वगैरह पे जो गवर्नमेंट का खर्च है ये सब खर्च कितना है इसको भी हम लोग देखते हैं। लीजिए पूरा डाटा ही आपका खत्म हो गया। चलिए इसको हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फिर हम लोग जो है जो एक्सपेंस, मेन एक्सपेंस था वो यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया। अब उन चीज़ों से ही रिलेटेड जो आगे की टर्म्स है, जैसे हम लोग अब बजट घाटा क्या होता है, वित्तीय घाटा क्या होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ इन चीज़ों को आगे कैरी करते रहना, देखते रहना। जो भी चीज़ें चेंज होती हैं इसमें, जैसे नई बजट आएगी यही डाटा सब चेंज होगा, और ये जो डाटा सब चेंज होगा तो जैसे डाटा चेंज होगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें चेंज कर लेना है। अगर चीज़ें बात समय में विषय वस्तु समझ में आई है तो डाटा जैसे ही आगे चेंज होता है तो उसका डाटा चेंज कर लेना है, बस यही होता है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।